नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई कोपा के अंतर्गत जो हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 22 हम यहां पर कवर करने वाले हैं। और इसके संबंध में जो आईएमपी फैक्ट होते हैं सारी चीज़ हम कवर करते हैं। इसके पहले तक आपको देखने को मिलेगी 21 जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको प्ले में मिल जाएंगे। प्ले की लिंक आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं या फिर इस लिंक पर क्लिक करके आप जा सकते हैं। साथ ही मैंने आपको डिटेल क्लास की जो अन्य क्लासेस प्रोवाइड किए हैं उनकी भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। आपको जाना है यूट्यूब चैनल पे, आपका अपना यूट्यूब चैनल, और वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना है। मतलब यहाँ पे जो आपका यूट्यूब चैनल है इसमें आपको प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देखोगे तो आपको एक मिल जाएगी डिटेल क्लास की जो प्लेलिस्ट है और एक मिल जाएगी टेस्ट सीरीज़ वाली। ठीक है, तो दोनों आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ आप जाओगे टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा और यहाँ पे आपको डिटेल क्लासेस और अन्य क्लासेस भी है जो डिटेल में है। अगर आपको अन्य चीज़ें सीखना है तो आप जा सकते हैं, वहाँ पर सीख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल जाए। और देखिए एक कमी है कि आप जो है वीडियो देख लेते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो इतने सारे लोग देखते हैं और जिनको भी वीडियो पसंद आता है थोड़ा सा भी, तो वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़ना है। तो चलिए हम जो है शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 22। आपको जो है सारे क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे जो भी फैक्ट मैं बताता हूँ अच्छे से रिवीजन कर लेना है और जो भी नोट्स मिलती है उनको आप रिवाइज कर लिया करिए। टेलीग्राम पर नोट्स मिल जाती है, किसी भी प्रकार से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि स्टूडेंट के द्वारा इसको भेजा गया है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम अन्य क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसका मतलब पहला क्वेश्चन है टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल स्विच है, मतलब जो सेंडर और रिसीवर के मध्य जो डेटा ट्रांसमिशन होगा इसको निर्धारित करता है या इसके लिए एक स्टैंडर्ड निर्धारित करता है, वो है हमारा टीसीपी आईपी मॉडल। और इसी के उपलक्ष्य में एक और ध्यान देखने को मिल जाता है ओएसआई मॉडल, जिसमें टोटल 7 लेयर मिल जाती है। और जो टीसीपी आईपी है इसमें मिल जाती है टोटल 4 लेयर। तो ये 4 लेयर वाला मतलब एक आधुनिक प्रोटोकॉल स्विट है, परंतु ये एक स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड के आने के पहले जो प्रोटोकॉल था आधुनिक प्रोटोकॉल, उसका एकीकरण का परिणाम क्या था, मतलब इस प्रोटोकॉल के पहले किस पर काम होता था। तो यहाँ पे राइट आंसर मिल जाता आपको पीपीपी, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल था जो यहाँ पे उपयोग किया जाता था। परंतु बाद में जो है टीसीपी आईपी का उपयोग होने लगा। परंतु ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो पीपीपी है इसका बेस के रूप में काम करेगा, तो ये तो अलग ही चीज़ हो गई। यहाँ पे सिक्योर रूप से उपयोग किया जाता था और ये भी भरोसेमंद है। मतलब यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी देखने मिल जाता है और यूडीपी, तो ये भी एक प्रकार का भरोसेमंद प्रोटोकॉल है और ये भी भरोसेमंद है। तो ये पहले इसका उपयोग किया जाता, बाद में टीसीपी का उपयोग किया जाने लगा। तो अभी के लिए राइट आंसर आपका डी है, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है। समझ लेते हैं इसको। तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्विच से पहले कई आधुनिक प्रोटोकॉल विकसित हुए, तो जिसमें था पीपीपी यानी ट्रिपल पी बोले तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। उन प्रोटोकॉल का परिणाम है जो पहले स्लिप बोले तो एसएलआईपी, ठीक है, सीरियल लाइन इन आईपी एड्रेस के रूप में यहाँ पे एकीकरण से विकसित हुआ था। पीपीपी को जो है एसएलआईपी से अधिक उन्नत बनाया गया, यानी कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी या एरर डिटेक्शन नहीं था, परंतु जो पीपीपी है इसमें सिक्योरिटी और एरर डिटेक्शन देखने को मिल जाती है। ऑथेंटिकेशन, कंप्रेशन, एरर डिटेक्शन, ये सारी सुविधाएं पीपीपी में मिल जाती है। इसलिए इसे टीसीपी आईपी स्विच से पहले आधुनिक प्रोटोकॉल के रूप में माना जाता है, ट्रिपल पीपी को। ठीक है, ट्रिपल पी को। और यहाँ पे एफटीपी बोले तो फाइल को डाउनलोड अपलोड करने के लिए हो जाता है और ये टीसीपी के बाद में यहाँ पे विकसित हुआ है। एसएलआईपी बोले तो सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाता है, जो कि पीपीपी से पहले सरल प्रोटोकॉल था। ठीक है, और पीपीपी जो है आपका एसएलआईपी का अपग्रेडेड मॉडल है, मतलब सिक्योरिटी के साथ में। एचटीटीपी ये टीसीपी के बाद विकसित हुआ है, तो एफटीपी और एचटीटीपी तो यहाँ आंसर नहीं होगा। एसएलआईपी जो है आपका एक सरल प्रोटोकॉल था, कोई आधुनिक प्रोटोकॉल नहीं था। इसके एकीकरण के बाद बना ट्रिपल पी, तो ये आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे आंसर। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जो भेजा गया था, हालांकि ये डेटाबेस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम जो है डीबीएमएस के बारे में देखें तो वहाँ पे भी कंप्लीट क्लासेस में मिल जाएगा आपको। और दूसरी चीज़, आपको मैंने डिटेल क्लासेस में आपको सारे यूनिट को कवर कराने की कोशिश की है, जो आपको देखने को मिल जाती है प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या हो जाता है भाई, जो डेटा दिखाने का है वही दिखाएगा और बाकी चीज़ें नहीं दिखाएगा। जैसे आप देखिए कार की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे इनकैप्सुलेशन डेटा हाइडिंग की बात की जाती है। अब स्टेयरिंग घुमाते अंदर क्या हो रहा है पता नहीं, पर स्टेयरिंग घुमाने से कार जो है टर्न ले लेती है, इतना पता है आपको। तो ऐसे ही क्लास में होता है या डेटाबेस में होता है, डेटा के साथ जो उपयोग करता है यानी कि यूज़र है, यूज़र की जटिलता को कम करता है, यानी कि जितना व्यू दिखाना है यूज़र को उतना ही दिखाया जाएगा। तो निम्नलिखित
निम्नलिखित में से डेटा एब्स्ट्रैक्शन का जो हाईएस्ट लेवल है, उच्चतम स्तर है, वो कौन सा है? जब बात हो रही यूज़र की तो यूज़र के लेवल पर व्यू लेवल काम करता है। कौन सा काम करता है? व्यू लेवल। और स्टोरेज के फॉर्म में कौन काम कर देता है? फिजिकल जो लेवल है वो काम कर लेता है। बाकी दो बीच में हो जाते हैं आपके, लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल। तो अभी के लिए राइट आंसर हो जाएगा व्यू लेवल। जैसे आप यहाँ देखिए, फिजिकल लेवल डेटा स्टोरेज के लिए, लॉजिकल लेवल क्या दिखाना नहीं दिखाना वो तय होता है, और जितनी चीज़ देखी जाती है वो हो जाती है सबसे टॉप पे, बोले तो यूज़र लेवल पे, जिसे हम बोल देते हैं व्यू लेवल। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा व्यू लेवल। यहाँ पे जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन है डेटाबेस में, जो यूज़र है उसकी जटिलता को कम करने के लिए तीन मुख्य स्तरों पर काम कर लेते हैं। एक तो हो जाता है फिजिकल, जो वास्तव में डेटा कैसे स्टोर किया जाए स्टोरेज डिवाइस में वो तय कर देता है, ठीक है। सबसे लोएस्ट लेवल इसको माना जाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का, ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल लेवल को बोला जाता है मिडिल लेवल, यानी कि जिसके अंतर्गत आपको लॉजिकली डेटा ऑर्गेनाइज रहता है टेबल के फॉर्म में, रिलेशनशिप के फॉर्म में, कांस्टेंट जो की कांस्टेंट्स होते हैं ये यूनिक वैल्यू होती है उनके रूप में इसको डिफाइन किया जाता है। व्यू लेवल की बात करें तो हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इसको बोला जाता है। यह उपयोगकर्ता को केवल वही डाटा दिखाता है जो उनके लिए रिलेवेंट हो, जो उनके लिए उपयोगी हो, अनावश्यक चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखाई जाती। एग्जाम्पल के लिए एक यूज़र को स्टूडेंट मार्क्स यहाँ पे देखना है तो वो वही देखेगा, जबकि टेबल अन्य मौजूद है वो उसको ज़रूरत नहीं है। इसलिए व्यू लेवल को डेटा एब्स्ट्रैक्शन का सबसे हाईएस्ट लेवल यहाँ पे माना जाता है। तो फिजिकल लेवल को लोएस्ट लेवल बोला जाता है, मिडिल लेवल, लॉजिकल लेवल को कॉन्सेप्चुअल लेवल, मतलब एक प्रकार से लॉजिकल लेवल का ही दूसरा नाम माना जाता है, कोई अलग से नहीं है, और व्यू लेवल आपका हाईएस्ट लेवल माना जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये व्यू लेवल मतलब टॉप लेवल का है, और सबसे बेसिक लेवल मतलब लोएस्ट लेवल फिजिकल लेवल है। चलिए आगे देखें, खालिस्तान कमांड का जो है एक अतिरिक्त सेट होता है जो कंप्यूटर द्वारा तब प्रदर्शित किया जाता है जब आप जो है एक चयन करते हो। तो सिंपल है, अगर देखें कमांड का अतिरिक्त सेट बोले तो यहाँ पे टूल बार नहीं होता, शॉर्टकट की ये भी नहीं, रिवन भी नहीं, कॉन्टेक्स्ट मेनू इसका जो है राइट आंसर है। कॉन्टेक्स्ट मेनू क्या करता है भाई, आप यहीं पे अगर राइट क्लिक करोगे तो देखिए अतिरिक्त सेट है ये, जिसके अंतर्गत नेक्स्ट, प्रीवियस, व्यू, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। तो अतिरिक्त कमांड का सेट जो कि आप चयन करते समय मतलब जो है ज़रूरत के हिसाब से इसको यूज़ करते हैं, वो कहलाता है आपका कॉन्टेक्स्ट मेनू, या फिर इसी मेनू को बोल देते हैं पॉपअप मेनू। क्या बोल देते हैं? पॉपअप मेनू, यानी कि कहीं भी शो हो जाता है स्क्रीन पर, खाली जगह जहां भी है वहां पे ये क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे तो ये आ जाता है। तो कॉन्टेक्स्ट मेनू वह अतिरिक्त कमांड सेट है जो किसी सिलेक्शन, जैसे टेक्स्ट है, फाइल है, फोल्डर है, इन पर यदि राइट क्लिक करेंगे तो अलग अलग टाइप से अलग अलग जो है यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देता है। इसमें उस सिलेक्शन से संबंधित कमांड होते हैं जैसे कि कॉपी, कट, पेस्ट, डिलीट, प्रॉपर्टीज आदि। इसलिए यूज़र की सिलेक्शन के आधार पर डायनेमिक रूप से ये बदलते रहता है। जैसे अन्य चीज़ देखें टूल बार की, तो ये स्थायी कमांड है जो कि ऊपर आप देखोगे तो आपको रिबन के फॉर्म में, रिबन के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे आज की डेट में। उसके बाद शॉर्टकट की बोले तो कीबोर्ड की कमांड है, कोई मीनू नहीं है। रिबन बोले तो एमएस ऑफिस में टैब बेस्ड है, ये भी स्थायी रहता है। तो सिर्फ अस्थिर रहता है, जो राइट क्लिक करने पे आता है वो आता है आपका कॉन्टेक्स्ट मीनू। याद रखिएगा इन चीज़ों को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर फाइलों को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि फाइलों के सभी भाग एक दूसरे के पास में हो? तो पुनर्व्यवस्थित करने का काम कौन करेगा भाई? एडोब एक्रोबेट। तो ये तो पीडीएफ रीड कराने का और एडिट करने का काम कर लेता है, या ज़्यादातर डीसी करता है, एडोब एक्रोबेट रीडर डीसी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एडोब एक्रोबेट नहीं मिलेगा। डिस्क क्लीनअप, अनावश्यक जो फाइल्स होती है, जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन में लिखूँ डिस्क क्लीनअप, तो डिस्क क्लीनअप लिखूँगा तो जो भी आपकी ड्राइव होगी, सी ड्राइव, डी ड्राइव, उसको ओके करने पे जो भी अनावश्यक फाइलें होगी उनको हटाने का काम कर लेता, ना कि व्यवस्थित करने का काम करेगा। जैसे कि मैंने ये हटा दिया, चलिए हट जाएगा, इसको रहने दो। फिर आता है स्काइप। स्काइप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि चैटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो बचा क्या? डिस्क डीफ्रैगमेंटर। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ राइट आंसर है, राइट आंसर मतलब डिस्क डीफ्रैगमेंटर, और इसी को हम नए विंडोज़ के अंतर्गत ऑप्टिमाइज के नाम से जानते हैं, डिस्क डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव। जैसे हमने एंटर करे तो हमारे पास में देखिए ऑप्टिमाइज ड्राइव नाम का आ गया है, और जो भी अनावश्यक चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी वो सब जो है आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, किसके माध्यम से? डिस्क डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाता है राइट आंसर सी। नेक्स्ट आप देखोगे तो डिस्क डीफ्रैगमेंटर जो है वह सॉफ्टवेयर है जो हार्ड डिस्क और जो फ्रेगमेंटेड जो टुकड़े होते हैं उन फाइल को रीअरेंज करने का काम कर लेता है, और इसका उद्देश्य यह बताना होता है कि किसी फाइल के सभी हिस्से फ्रेगमेंट एक दूसरे के पास में हो, ताकि यहाँ पे आप जो है फाइल को एक्सेस और तेज और इफ़िशियंट हो सके। यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाती है। फ्रेगमेंटेशन तब होता है जब फाइल डिस्क पर जो है बिखरे हुए हिस्सों में स्टोर हो जाती है। फ्रेगमेंटेशन उन्हें कंटीजियस ब्लॉक में व्यवस्थित करता है। उसके बाद एक्रोबेट डीसी मैंने बता दिया, डिस्क क्लीनअप भी बता दिया, स्काइपी भी बता दिया।
दिया। अगला चले हम, तो अगला देखने को मिल जाता है जावा में स्ट्रिंग को इम्यूटेबल क्यों कहा जाता है। भाई एक बार डिफाइन हो जाती है बाद में यह परिवर्तनीय होती है। क्यों? क्योंकि जावा में स्ट्रिंग को इम्यूटेबल बोला जाता है, परिवर्तन नहीं होगा। बिकॉज दे आर स्टोर्ड इन द स्टैक, नहीं होगा। बिकॉज दे आर वैल्यू कैन नॉट बी चेंज वंस क्रिएट, बिल्कुल सही। एक बार अगर वैल्यू क्रिएट हो जाते हैं तो इनकी वैल्यू बाद में चेंज नहीं होती है। बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जावा में स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं, यानी कि एक बार स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो है बनने के बाद उसका जो वैल्यू है बदल नहीं सकता। यदि आप जो है किसी स्ट्रिंग की वैल्यू को मॉडिफाई करते हैं जैसे कि कॉन्कैटिनेशन या रिप्लेस, तो वास्तव में एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनता है। ये स्ट्रिंग की वैल्यू नहीं बदलती। ठीक है, पुराना ऑब्जेक्ट मेमोरी में रहता है जब तक गार्बेज कलेक्टर उसे हटा ना दे, यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है गार्बेज कलेक्टर। उसके बाद देखिए इम्यूटेबल के फायदे हो जाते हैं जैसे सिक्योरिटी, पासवर्ड को सुरक्षित रखना, थ्रेड सेफ्टी, मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में सुरक्षित, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑफिस के काम के लिए प्रयोग में आने वाले जो स्टैंडर्ड लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसमें रैम के आकार क्या होंगे। भाई केबी वाले तो होंगे नहीं, एमबी वाले भी अभी चलेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे 128 GB 256 GB ये सेकेंडरी स्टोरेज होती है, मतलब आप बोलोगे एसएसडी की तो ये होते हैं। बाकी बात करें 4 से 16 GB बोले तो सही मायने में ये रैम का आकार हो जाता है अभी स्टैंडर्ड। तो मिनिमम तो अभी 8 GB देखने को मिल जाता है, पर थोड़ा हैवी काम कर ले 16 GB। जैसे अगर बात करें कहाँ पे वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग रेंडरिंग वगैरह करना, तो यहाँ पे आपको 32 GB भी देखने को मिल जाती है। तो नॉर्मली पूछा जा रहा है ऑफिस के काम बोले तो 16 तक आप चल जाते काम, 4 से 16 तक। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 4 से लेकर 16। और बाकी चीज़ें ये बहुत पुरानी है, 256 MB 128 KB, पर ये आपका रैम नहीं है, ये क्या है एसएसडी है। आगे चलें, पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा रिबन विकल्प आपकी प्रेजेंटेशन फाइल को फुल स्क्रीन में प्रदर्शित करता है और रिबन को पूरी तरीके से छुपा देता है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है भाई, ओनली ऑटो हाइड। ओनली ऑटो हाइड का मतलब क्या हो जाता है आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमने पावर पॉइंट ओपन करे, पावर पॉइंट ओपन करे तो आप देखोगे यहाँ पे, आप देखोगे देखिए ऑलवेज शो रिबन यहाँ पे, और यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड देखिए शो टैब ओनली, यहाँ पे ये ऑप्शन है, यही रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में आ जाते हैं। अगर फुल स्क्रीन करूँगा देखिए गायब हो जा रहा है। उसके बाद मैं फिर जाऊँगा और वहाँ पे जाकर फिर मैं ऑलवेज शो रिबन कर लूँगा तो सारे ऑप्शन मेरे आ जाएंगे। तो ये कहलाता आपका क्या, जो ओनली केवल ऑटो हाइड, यहाँ पे डी राइट आंसर है। ऑटो हाइड रिबन बोले तो प्रेजेंटेशन फाइल को फुल स्क्रीन में दिखाता है। सो टैब ओनली यहाँ पे आ जाता है, सो टैब एंड कमांड से सारी चीज़ें दिखाई दे देती है। निम्नलिखित में से कौन सा डीबीएमएस की विशेषता नहीं है। तो डीबीएमएस क्या करता है भाई, डाटा का न्यूनतम दोहराव और अतिरिक्त यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यानी कि मिनिमम डुप्लीकेशन रिडंडेंसी डेटा की, तो बिल्कुल सही है। ये विशेषता नहीं है बोल रहा, तो ये तो है विशेषता। फिर सुरक्षा का स्तर हाई होता है, ये भी सही। केवल एकल उपयोगकर्ता पहुंच मतलब सिंगल यूज़र एक्सेस, गलत बात। क्योंकि डीबीएमएस का निर्माण ही हम इसलिए करते हैं कि कोई भी यूज़र आसानी से उसमें मल्टीपल एक साथ उसको यूज़ कर सके, तो ये तो हो जाएगा गलत। बाकी ये भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सिंगल यूज़र यहाँ पर गलत है, जबकि मल्टीपल यूज़र यहाँ एक्सेस कर सकते हैं किसको, डीबीएमएस को। तो यहाँ पे आप मिनिमम डुप्लीकेशन रिडंडेंसी इसकी फैसिलिटी है, हाईएस्ट लेवल सिक्योरिटी इसकी फैसिलिटी है, मल्टी यूज़र एक्सेस भी इसकी फैसिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाती है। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं। मोबाइल के जरिए मतलब मोबाइल बैंकिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे देखिए मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल मनी ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे मोबाइल मनी ट्रांसफ़र इसको बोला जाता है। ठीक है, हालांकि मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को मोबाइल बैंकिंग भी बोल सकते हैं, परंतु यहाँ मोबाइल मनी ट्रांसफ़र एमएमटी इसको बोला जाता है। इसमें मोबाइल नेटवर्क बैंकिंग पेमेंट सिस्टम का उपयोग करके एक खाते से दूसरे खाते बोले तो एसएमएस, यूएसएसडी, मोबाइल ऐप या मोबाइल वॉलेट के माध्यम से दी जा सकती है। बाकी मोबाइल बैंकिंग यह है बैंकिंग सेवाएं जैसे कि बैंक बैलेंस चेक करना, बिल पेमेंट, फंड ट्रांसफ़र मोबाइल पर उपलब्ध कराता है, इसलिए इसको मोबाइल बैंकिंग बोल देते हैं। मोबाइल वॉलेट जो पेमेंट किए जाने वाले जो ऐप है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। मोबाइल कॉमर्स बोले तो मोबाइल के माध्यम से शॉपिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती है। फ़ोन लाइन के लिए इंटरनेट पहुंच की विधि जो डायल अप से तेज है। डायल अप सबसे पहले है जो कि टेलीफोन लाइन का उपयोग कर लेती थी, और डायल अप से तेज का मतलब क्या हो जाता है, डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन बोले तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी केबल कनेक्शन के अंतर्गत देखोगे तो केबल कनेक्शन में तभी वर्तमान में देखने को मिल जाते हैं जैसे कि हाई लेवल के स्पीड के ब्रॉडबैंड कनेक्शन, फाइबर ऑप्टिक केबल मिल जाते हैं, और बिना मतलब जहाँ पे केबल कनेक्शन बिछाना पॉसिबल नहीं होता वहाँ पे आपका सैटेलाइट मिल जाता है। तो डीएसएल इसका राइट आंसर है जो कि डायल अप से अधिक तेज देखने को मिल जाता है।
उसके अलावा जो आपका डायल अप है, डायल अप में डेटा और वॉइस एक साथ नहीं चल सकते थे। डीएसएल में जो आपका डेटा और वॉइस दोनों एक साथ ट्रांसमिट हो सकते हैं। डीएसएल की स्पीड डायल अप की तुलना में कई गुना अधिक होती है। ऑफिस, होम इंटरनेट, इनमें सब में लंबे समय तक ये काफ़ी लोकप्रिय रहा है। नेक्स्ट है सीएसएमए, एक विधि है। सीएसएमए, सीडी, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती थी, जिसे दो या दो से अधिक जो स्टेशन है उसके द्वारा डेटा लिंक लेयर पर अपने सिग्नल भेजने शुरू करने पर टकराव की संभावना को कम करने के लिए विकसित किया गया था। तो सीएसएमए का क्या मतलब है? सीएसएमए मतलब हो जाता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, मतलब डी यहाँ पे राइट आंसर है। तो ये एक प्रकार का डेटा लिंक लेयर पर काम करता है और इसका उद्देश्य क्या होता है? कॉलिजन, बोले तो टकराव को कम करना होता है। यानी कि जब दो कंप्यूटर आपस में डेटा भेजते हैं तो वहाँ टकराव की स्थिति होती है और उसी को कंट्रोल कौन करता है? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। जब कोई स्टेशन डेटा भेजना चाहता है तो पहले कैरियर को सेंस करता है और यदि चैनल खाली है तो ही डेटा भेजा जाएगा, और चैनल बिजी है तो डेटा को इंतजार, मतलब यहाँ पे स्टेशन इंतजार करते रहता है। तो इस तरह सीएसएमए कई स्टेशन को एक ही मीडियम शेयर करने की अनुमति दे देता है और कॉलिजन को कम करता है, यानी कि टकराव को कम कर लेता है। चलिए आगे देखें। ऐसा लिनक्स आधारित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नया नाम, मतलब जो है नाम क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है लिनक्स आधारित, जिसमें जिसे जो है सैमसंग ने विकसित किया है और सक्रिय रूप से उपयोग किया गया, जो स्मार्टफोन, टैबलेट, पीसी और सैमसंग स्मार्ट टीवी में देखने को मिल जाता है। इसका राइट आंसर है टाइजन। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे राइट आंसर टाइजन एक लाइनक्स बेस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे सैमसंग द्वारा विकसित किया गया। यह केवल स्मार्टफोन और टैबलेट ही नहीं बल्कि पीसी में भी और सैमसंग स्मार्ट टीवी को भी यहाँ सपोर्ट कर लेता है। टाइजन का उद्देश्य क्या है कि ओपन सोर्स फ्लेक्सिबल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदान करना, विभिन्न प्रकार के स्मार्ट डिवाइसेस पर काम कर सके। उसके बाद अगर देखें तो प्लाज्मा ओएस, यह सैमसंग का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। काई ओएस, यह फीचर फ़ोन के लिए लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम था। आईओएस, ये एप्पल डिवाइसेस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल और आईपैड के लिए। चलिए आगे देखें तो आपको एक लिस्ट मिल रही है जो कि आपको पाइथन के अंतर्गत देखने को मिल जाती है। एल के लिए निम्नलिखित में से असाइनमेंट पर विचार कीजिए। तो यहाँ देखिए आपको देखने को मिल जाता है एल में हमने जो है 10, 20, 30, 40, 50, 60 कितने एलिमेंट लिए हैं? 6 एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंट स्टेटमेंट लिस्ट को इस प्रकार जो है प्रदर्शित करेगा? 20, 30, 40। तो यहाँ देखिए 20, 30, 40 मतलब 2, 3, 4। तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 यहाँ देखने को मिल जाता है, परंतु यहाँ जीरो से इंडेक्स शुरू होता है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो 1, 2, 3 तो यहाँ नहीं है, परंतु लिस्ट का नियम क्या कहता है? -1 पे चलता है। -1 बोले तो अगर 4 तक लेंगे तो -1 यहाँ पे रहेगा, इसका मतलब 3 तक प्रिंट होगा। तो प्रिंट कहाँ तक करना है भाई? 40 तक करना, मतलब 20, 30 और 40। तो इसका मतलब -1 मतलब 1, 2, 3 तो प्रिंट होना है, और माइनस जो अंक हम देते हैं, मान लीजिए हमने 1 से लेकर 4 दे दिए, तो -1 मतलब 4 तो प्रिंट नहीं होने वाला। कहाँ तक प्रिंट होगा? 3 तक। तो बचा 3 तक प्रिंट होगा, इसका मतलब यही तो सही है, 1 से लेकर 4। बोले तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, लिस्ट का नियम यही कहता है -1। बोले तो स्लाइसिंग का नियम, मतलब यह जो है स्टार्ट इंडेक्स से लेकर एंड इंडेक्स जिसमें कि -1 तक, मतलब एंड इंडेक्स अगर 4 है तो -1 मतलब क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 तक ये चलेगा, जैसे कि 1 बोले तो 20, 2 बोले तो 30 और 3 बोले तो 40, और 4 इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि -1 यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चलिए आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वितरित, बोले तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का उपयोग करने का नुकसान है? तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के अंतर्गत बेहतर डेटा पहुंच, बढ़ी हुई डेटा सुरक्षा, डेटा असंगतता, ये चीज़ें। तो यहाँ पे आपको डेटा इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल जाती है। सी राइट आंसर है। नुकसान यहाँ पे देखने को मिल जाता है किसका? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो डेटाबेस यहाँ कई स्थानों पर स्टोर हो जाता है जिससे डेटा इनकंसिस्टेंसी यानी कि रिडंडेंसी होती है, फिर उसके बाद इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आ जाती है, और ये एक प्रकार का प्रमुख डिसएडवांटेज है क्योंकि अलग अलग साइट पर डेटा मिसमैच हो सकता है जब एडिट करने की बारी आ जाए। नेक्स्ट है खालिस्तान, किसी भी दिए गए समय पर नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने वाले डेटा की मात्रा का माप हो जाता है। तो डेटा की मात्रा का जो माप हो जाता है वो कहलाता है बैंडविड्थ। जैसे मान लीजिए हम बोले तो यहाँ अगर छोटा पाइप है और यहाँ बड़ा है तो यहाँ डेटा ज़्यादा जा सकता है, पर स्पीड भी मायने रखती है। तो ये जो जाने की जो मतलब डेटा कम ज़्यादा होगा वो तो स्पीड हो गई, परंतु यहाँ पे डेटा स्पीड से भी जाएगा तो कितना ही जा पाएगा, पर यहाँ स्पीड से जाएगा ज़्यादा जा पाएगा। तो इसका जो एरिया है, मतलब यहाँ पे हाईवे बड़ा है बोले तो बैंडविड्थ अधिक है, और यहाँ हाईवे छोटा है तो बैंडविड्थ कम है। तो डेटा एक समय में नेटवर्क पर प्रेषित किए जा सकने की डेटा की मात्रा की माप को बोल देते हैं बैंडविड्थ। डी यहाँ पे राइट आंसर है।
और यहाँ पे बिट पर सेकंड बीपीएस या फिर मल्टीपल्स बोले तो केबी पर सेकंड, एमबी पर सेकंड या जीबी पर सेकंड। आज की डेट में जीबी पर सेकंड पे ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। हम अगर गूगल पर चलें, गूगल पर चल के मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम चलते कहाँ पे, गूगल पे, और गूगल पे चलने के बाद हम बोल देते हैं यहाँ पे जैसे नेट स्पीड हम चेक कर लेते हैं। नेट स्पीड, इस प्रकार से नेट स्पीड हम जाते हैं। अब यहाँ देखिए वर्तमान में जो नेट की स्पीड है वो भले ही जितनी भी हो, परंतु बैंडविड्थ के आधार पर यहाँ देखने को मिल जाएगी। केबी पर सेकंड जैसे एमबी पर सेकंड और एमबी पर सेकंड में दिख रही है। जीबी पर सेकंड में भी मिल सकती है भाई। अगर फाइबर ऑप्टिक केबल देखा जाए तो जीबी पर सेकंड में भी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो ये जो एमबी पर सेकंड वाली स्पीड है वो सुबह के समय में ज़्यादा मिलती है आपको। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, आपको देखने को मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए आप मतलब क्या करोगे, रात के समय देखोगे या सुबह के समय देखोगे तो कम लोग मिल जाते हैं इंटरनेट यूज़र, और शाम के समय सभी लोग उसमें लगे रहते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में खाली यानी कि रिक्त कार्यपत्रक में आज की तारीख, कार्यपत्रक मतलब एक सैलरी सीट हम हो सकती है, मतलब जो भी होती है एक प्रकार से वर्किंग चीज़ें, या फिर आप बोलोगे जो आपकी वर्किंग की एक पत्रिका होती है, लिस्ट होती है, उसमें अगर आज की तारीख डालना है तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए हम एक्सेल में जाएंगे और एक्सेल में जाके आज के लिए क्या लिख देंगे, टुडे लिख देंगे। तो वर्किंग में जैसे मान लीजिए हम यहाँ चले और इक्वल लगा के हम लिख देते हैं टुडे, और टुडे में हम जो पैरामीटर है उसके अंदर कुछ नहीं देते हैं, सीधे एंटर कर देते हैं, तो आज की तारीख यहाँ देखने को मिल जाती है। पर इसी के बदले में अगर हम नाव लिखते हैं तो नाव क्या करता है भाई, नाव जो है तारीख तो दे रहा है, साथ में टाइम भी दे रहा है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी की डेट में देखें तो अभी को सिर्फ आपको तारीख बोला था, यानी कि टुडे यहाँ पर राइट आंसर, और डेट एंड टाइम दोनों बोलता तो नाव आ जाता। और डेट आपका डेट को कॉन्केटिनेट करता है, मतलब डे, मंथ और आपका ईयर है, इन तीनों को जोड़ने का काम डेट कर लेता है। टाइम इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ देखिए स्पेसिफिक टाइम बनाने के लिए टाइम हो जाता है और स्पेसिफिक डेट के लिए डेट हो जाता है। नाउ आपका डेट के साथ टाइम भी दे देता है, टुडे आपका ओनली डेट दे देता है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा फीचर सूची बनाने बोले तो लिस्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। वर्ड रैप तो जो हो जाता है आपका क्या हो जाता है, एक जगह में जो आपका वर्ड है वो एडजस्ट करना, बुलेट्स एंड नंबरिंग ये कर लेता है लिस्ट बनाने के लिए, स्केलिंग आपका फैलाने का काम कर लेता है। तो राइट आंसर अभी डी हो जाएगा, जिसमें लिस्ट बन जाती है, बुलेट्स नंबरिंग जो भी है वो सारी चीज़ हम इसके अंतर्गत बना सकते हैं, किसमें, बुलेट्स एंड नंबरिंग के माध्यम से। नेक्स्ट है कौन सी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर, कर्सर का ए हो जाता है बाईं ओर और ये हो जाता दाईं ओर। तो दाईं ओर अगर मिटाना तो हम यूज़ करते हैं डिलीट की, कौन सी की यूज़ करते हैं, डिलीट। और इधर अगर मिटाना तो हम यूज़ करते हैं बैक स्पेस की, कौन सी की यूज़ करते हैं, बैक स्पेस की। तो बैक स्पेस की यहाँ पे बाईं ओर के लिए बोले तो बाईं ओर पूछा गया तो राइट आंसर बैक स्पेस की, और अगर दाईं ओर पूछा जाता तो आंसर क्या आ जाता है, डिलीट की। एंड की तो कर्सर को एंड में ले जाती है और होम की कर्सर को होम में ले जाती है। और अगर एंड और होम के साथ में हम यूज़ कर लेते हैं कंट्रोल के साथ होम, हाँ तो हम डॉक्यूमेंट के शुरुआत में पहुंच जाएंगे। कंट्रोल के साथ एंड उपयोग कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट के एंड में, और यही कंट्रोल के साथ हम जो है शिफ्ट का उपयोग भी कर लेते हैं एंड में, तो सेलेक्ट हो जाता है एंड तक और सेलेक्ट हो जाएगा होम तक। ठीक है, ये चीज़ हमको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। वही पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को उपयोग करने के लिए हम जो है यहाँ पर सुपर कीवर्ड का उपयोग कर लेते हैं। सी आपका राइट आंसर है, यानी कि जावा में जब कोई चाइल्ड क्लास बनाई जाती है और उसमें पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना होता है तो आपको सुपर कीवर्ड लग जाता है। सुपर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर लेता है, यानी कि बुलाता है। और यह इनहेरिटेंस में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो होता है पेरेंट जो क्लास होती है वो इनिशलाइज पहले हो जाती है। ठीक है, बाकी दिस कीवर्ड यह है करंट ऑब्जेक्ट को संदर्भित करता है। पेरेंट जावा में कोई कीवर्ड नहीं है। एक्सटेंड आपका इनहेरिटेंस को डिक्लेयर करने के लिए हो जाता है। फिर बात हो रही है, ऐसा माना जाता है कि इंटरनेट को डार्पा ने विकसित किया, और डार्पा का पूरा नाम क्या है, तो पहले ही हमने देख चुके हैं। डार्पा मतलब हो जाता है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर है, जो कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एक एजेंसी है। 1960 के दशक में ARPANET विकसित किया था इसने, और जिसे बाद में आधुनिक इंटरनेट की संज्ञा दी गई। ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है कौन सा एक्सेस मॉडिफायर एक वेरिएबल को केवल उसी क्लास के भीतर, देखिए प्राइवेट की बात हो रही है सीधे सीधे, तो यहाँ राइट आंसर जो है प्राइवेट, उसी क्लास के भीतर उपयोग करना है। तो आपको प्राइवेट कीवर्ड या प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर का उपयोग करना होगा।
बाकी प्रोटेक्टेड परमिशन दी जाती है किसको करना, पब्लिक पूरी क्लास में, ठीक है, डिफ़ॉल्ट रूप से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर जो मॉडिफायर होता है उसका उपयोग करने पर वेरिएबल केवल उसी क्लास के अंदर एक्सेस किया जा सकता है, इसे किसी अन्य क्लास, सब क्लास या पैकेजेस से एक्सेस नहीं किया जा सकता। यह डेटा इनकैप्सुलेशन और सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, मुख्य रूप से प्राइवेट का उपयोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है भाई? तो देखिए यहाँ पे एंड्रॉयड इज़ अ ओपन सोर्स, बिल्कुल ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सही है। iOS मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड माइक्रोसॉफ्ट, और iOS माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बनाया, ये किसने बनाया है? ये बनाया है एप्पल ने। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ओनली सेकंड है, बोले तो गलत पूछा गया था, ठीक है। तो सेकंड नंबर का गलत है। iOS मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एप्पल ने डिवाइस किया, ना कि माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। और iOS कहाँ उपयोग किया जाता है? iOS आपका जो है मुख्य रूप से जो एप्पल डिवाइसेस है iOS, जो आपका आईपैड है और मोबाइल फ़ोन उसमें। तो अभी राइट आंसर आपका सेकंड नंबर, बोले तो सेकंड डी बस गलत है आपका। उसके बाद नेक्स्ट देखें, रिलेशनल डेटाबेस में प्राइमरी की क्या है? तो रिलेशनल डेटाबेस में प्राइमरी की एक ऐसी की है जो कि यूनिक होती है और साथ में नल नहीं हो सकती, मतलब खाली नहीं रह सकती। तो सिंपल अगर देखा जाए तो अ की यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, मतलब विशिष्ट पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजी है, तो बिल्कुल सही। तालिकाओं के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए की है, और रिकॉर्ड को सॉर्ट करने के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब पहला यहाँ पर राइट आंसर है, जो कि यूनिकली मतलब यूनिक होती है और खाली नहीं रह सकती। यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइमरी की आवश्यकता होती है। चलिए यहाँ पे देखिए, प्राइमरी की रिलेशनशिप डेटाबेस में वह की होती है जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली पहचानती है, और किसी भी टेबल में प्राइमरी की जो वैल्यू है यूनिक और नॉन नल, बोले तो खाली नहीं रह सकती। उसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक एमएस ऑफिस का वैलिड एक्सटेंशन नहीं है? तो एमएस ऑफिस के अंतर्गत देखें तो .docx ये डॉक्यूमेंट के लिए हो जाता है, POT पावर पॉइंट की टेम्पलेट हो जाती है, XLSM ये एक्सेल फाइल में मैक्रो फाइल हो जाती है, पर PPTL नाम की कोई एक्सटेंशन नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए राइट आंसर डी है। तो आप ये देख भी सकते हैं, POT जो पुराने 2003 तक का वर्जन था उसकी टेम्पलेट फाइल, और POTX मतलब नए वर्जन के लिए टेम्पलेट फाइल। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ देखिए, वर्ड फाइल DOC और DOCX है, एक्सेल की फाइल DOC है जो है आपका बाइनरी फॉर्मेट है, और ये आपका जो है XML फॉर्मेट। एक्सेल में आपका ये पुराना बाइनरी फॉर्मेट है जो 2003 तक था, ये वाला आपका नया फॉर्मेट आपका क्या देखने मिल जाता है? XML बेस्ड है, और ये आपका मैक्रो फाइल मिल जाती है। पावर पॉइंट की टेम्पलेट अगर देखें तो पुरानी पावर पॉइंट मतलब जो एक्सटेंशन है, नया एक्सटेंशन, और ये पावर पॉइंट की टेम्पलेट है। फिर उसके बाद PPS बोले तो स्लाइड शो की देखने को मिल जाता है। एक्सेस में देखें तो MDB मिल जाता है पुराने वर्जन के लिए, नए वर्जन के लिए ACCD मिल जाता है। बाकी जो PPTL है वो गलत है। उसके बाद है, जावा में वास्तविक ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए किस मेमोरी क्षेत्र का उपयोग किया जाता है? तो वास्तविक जो ऑब्जेक्ट है उसको स्टोर करने के लिए हीप मेमोरी उपयोग की जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जब हम न्यू कीवर्ड का उपयोग कर लेते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वह हीप मेमोरी में एलोकेट होता है, और हीप मेमोरी को गार्बेज कलेक्टर मैनेज करता है, मतलब जो अनयूज्ड ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेस या MS एक्सेल 2013 में वर्तमान माह के लिए संख्या स्वरूप में मान प्रदर्शित करता है? माह की बात हो रही है, तो मंथ निकालना तो उसके लिए मंथ वाला फंक्शन लग जाता है, परंतु वर्तमान निकालना है तो वर्तमान में कोई सेल का एड्रेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, टेक्स्ट नहीं निकाला जाएगा, ईयर भी नहीं निकाला जाएगा, टेक्स्ट भी नहीं, तो बचा तो यही है ना। और बीच में क्या दिया जा रहा है? टुडे, बोले तो आज की डेट में से हमको क्या निकालना? मंथ निकालना है। तो इसके लिए यूज़ होगा यहाँ पे इक्वल मंथ, और कोष्टक में टुडे की डेट से मंथ निकल कर आ जाएगा, इसका मतलब 2 यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट आ जाएगी करंट की, जिसमें आपका संख्या दे देगा 1 से लेकर 12 तक जो भी होगा। उसके बाद है, स्लाइड शो हेतु स्क्रीन रेजोल्यूशन चुनने के लिए कमांड मीनू बार के खालिस्तान खंड के अंतर्गत उपलब्ध रहता है। तो ये स्लाइड शो में रहता है, हालांकि ये पुराने वर्जन में था, अभी की डेट में यहाँ पे देखने को नहीं मिल जाता है। तो राइट आंसर तो अभी हो जाएगा डी। चलिए यहाँ पे देखिए, स्प्रेडशीट प्रयोग करने का लाभ क्या है? तो स्प्रेडशीट एक प्रकार से कैलकुलेशन ऑटोमेटिक कर लेता है, मतलब गणनाएं स्वतः ही की जा सकती है, और डेटा में जो परिवर्तन होने पर गणनाएं स्वतः ही अपडेट हो जाती है, ये भी सही। अधिक लचीलापन, सही, मतलब ऑल ऑफ दिस ऑल ऑफ द एबो जो भी है, मतलब यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विशेष उद्देश्य वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो विशेष उद्देश्य के लिए बोले तो लाइनेक्स आपका है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, परंतु कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बोले तो विशेष उद्देश्य के लिए पेरोल सिस्टम आपका राइट आंसर है, ए आपका राइट आंसर है, ये आप देख सकते हैं।
ठीक है। आप डिटेल क्लासेस देखना नहीं भूलना है। डिटेल क्लासेस तो मैंने बता दिया हूँ कहाँ मिलेगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए डिटेल क्लासेस प्लेलिस्ट में जाओगे और प्लेलिस्ट में जाके देखिए, यहाँ आप जाओगे तो डिटेल क्लासेस के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। देखिए ये देखिए डिटेल क्लासेस के अंतर्गत आपको सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाएगी। देखिए कंप्लीट यूनिट 6 है, यूनिट 1 है, यूनिट 3 है, या जो पुरानी जितनी भी यूनिट्स है 13 के अंतर्गत सभी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगी। तो आप देखना नहीं भूलना है इसको, क्योंकि डिटेल क्लासेस से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाने वाले हैं, जो भी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। बाकी चीज़ें आपकी जो प्रैक्टिस सेट है वहाँ पे मैं कवर करा दे रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ स्पेसिफिक मेरा टास्क नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ाना आपका। क्वेश्चन तो ऐसा है कि भाई आपको टेस्ट सीरीज़ कहीं पे भी बुक खरीद लो वहाँ पे मिल जाते हैं, या फिर कहीं से भी आप कोई टेस्ट सीरीज़ खरीद लो 200-400 में वहाँ मिल जाएंगे। पर मेरा उद्देश्य क्या है कि जो टेस्ट सीरीज़ है यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें आपके फैक्ट ना छूटे जो कि एग्ज़ाम में बनने वाले हैं, तो वो मेरा उद्देश्य है। तो पेरोल सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो केवल कर्मचारियों के वेतन, टैक्स है, अन्य भुगतान संबंधी जो डेटा है उसको संभालने के लिए बनाया गया था। यानी कि यह जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये डेडिकेटेड सॉल्यूशन है जो कि पेरोल के लिए बनाया गया है। तो इसको लिए उसको बोल देते हैं स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। ठीक है। किसी डेटाबेस से टेबल को हटाने के लिए एसक्यूएल कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ड्रॉप कमांड का उपयोग किया जाता है। ड्रॉप कमांड के माध्यम से डेटाबेस के जो टेबल है उसको हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे टेबल जो है पूरी तरीके से हटाने के लिए यहाँ पे ड्रॉप कमांड का उपयोग किया जाता है। और जब आप ड्रॉप टेबल करते हो, टेबल नेम लिख देते हैं, तो इसमें वह टेबल उसका सारा डेटा यहाँ डिलीट हो जाता है। परंतु यहाँ टर्नकेट की बात करें तो टर्नकेट जो है आपका क्या कर लेता भाई, यह जो है आपका एक प्रकार से टेबल के सभी रिकॉर्ड हटाएगा, परंतु टेबल का स्ट्रक्चर नहीं हटाता। टेबल का स्ट्रक्चर हटाना तो ड्रॉप करते हैं। डिलीट आपका रिकॉर्ड हटाता है, डेटा हटाने के लिए काम करता है। इरेज एसक्यूएल में कोई कमांड नहीं है। नेक्स्ट है दो पक्षों की जो संचार आवश्यकता तब होती है, मतलब दो पक्षों की कम्युनिकेशन की आवश्यकता तब होती है जब भी इंटरनेट के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहे हैं और वे नहीं चाहते हैं कि तीसरा पक्ष है उनके बीच में अवरोध उत्पन्न करे, मतलब गोपनीयता चाह रहा है। ठीक है, और सुरक्षित संचार भी चाह रहा है। तो इसके लिए कौन सी विशेषता भाई, गोपनीय मतलब सीक्रेट रखना, और सुरक्षित बोले तो एक्यूरेसी रहना चाहिए। तो यहाँ दोनों ही चीज़ें हो रही है, कॉन्फिडेंशियलिटी अकेली नहीं, ना एक्यूरेसी, तो दोनों चीज़ बोले तो बी यहाँ पर राइट आंसर। गोपनीयता भी जरूरी है और परिशुद्धता भी जरूरी है। तो ये आपको देखने मिल जाता है बी नंबर का राइट आंसर। ठीक है, अखंडता, इंटीग्रिटी या सुरक्षित। उसके बाद है डेटाबेस टेबल में नई पंक्ति या नए रिकॉर्ड को जोड़ने के लिए कौन सी एसक्यूएल कमांड है। नए रिकॉर्ड को जोड़ने के लिए इंसर्ट कमांड चलाते हैं। कौन सी कमांड चलाएंगे, इंसर्ट कमांड। बोले तो यहाँ पे सी राइट आंसर है। इंसर्ट, यहाँ पे कमांड देख लो, इंसर्ट इनटू, और यहाँ टेबल का नाम, जितने भी कॉलम बोले तो कॉलम 1 2 3 एन कॉलम तक हम वैल्यू दे देंगे, और कमांड जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इंसर्ट कमांड चल जाएगी। चलिए, पाइथन में निम्नलिखित में से ऑपरेटर का सही प्रेसिडेंस क्या है। अब मतलब एक प्रकार से प्राथमिकता के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ब्रैकेट पहले होता है रन, फिर उसके बाद क्या होता है भाई, ब्रैकेट के बाद नॉट रन हो जाता है, उसके बाद फिर एंड रन हो जाता है, फिर और हो जाता है। इसका मतलब राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ब्रैकेट, फिर उसके बाद नॉट, फिर एंड, और फिर और। ये आप देख सकते हैं प्रेसिडेंस इसकी। डम्ब टर्मिनल में मॉनिटर और खालिस्तान होते हैं। तो डम्ब टर्मिनल की बात करें तो जहां सिर्फ कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है, माउस का उपयोग नहीं किया जाता। तो माउस यहाँ पे नहीं आएगा, प्रिंटर भी नहीं, स्पीकर भी नहीं आएगा, प्रिंटर भी नहीं, तो बचा क्या, कीबोर्ड। तो डम्ब टर्मिनल में ओनली कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है, मॉनिटर और कीबोर्ड का। जैसे मान लीजिए सीएमडी की बात करें तो सीएमडी में आप देखोगे मॉनिटर में दिखाई दे रहा है, और ओनली यहाँ पे हम कीबोर्ड के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं, यहाँ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका डम्ब टर्मिनल में मॉनिटर और कीबोर्ड ही यहाँ पे उपयोग किया जाएगा। जावास्क्रिप्ट में 5+3 बोले तो 5 कैसा लगा है, यहाँ पे लगा सिंगल कोट के साथ में, और सिंगल कोट जैसे लगा मतलब क्या बन गया, ये स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग बन गया है। इसका मतलब ये जुड़ेगा नहीं, ये कॉन्केटिनेट होगा, मतलब दोनों साथ में आएंगे। बोले तो 5 और 3 इस प्रकार से हो जाएंगे। इसका मतलब राइट आंसर सी हो जाएगा। सी राइट आंसर यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट मतलब कॉन्केटिनेट होगा। नेक्स्ट है, एक पाइथन प्रोग्राम में निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रिंग मेथड हमेशा स्ट्रिंग को 3 हिस्सों में विभाजित कर लेता है। तो 3 हिस्सों में विभाजित करने के लिए यहाँ पे जो है पार्टीशन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे पार्टीशन मेथड हमेशा स्ट्रिंग को 3 भाग, बोले तो सेपरेटर, मतलब सेपरेटर से पहले का भाग, सेपरेटर स्वयं एक भाग, और सेपरेटर के बाद का भाग। तो ये 3 हिस्सों में कौन विभाजित करता है, पार्टीशन। जैसे टेक्स्ट के सामने हमने लिख दिए हेलो, और फिर उसके बाद कॉलन लगा वर्ड लिख दिए, फिर टेक्स्ट डॉट पार्टीशन में यहाँ पे लिख दिए हमने ये कॉलन। तो प्रिंट में रिजल्ट क्या आएगा, एक आएगा कौन सा आपका, हेलो आ जाएगा, फिर कॉलन आ जाएगा, फिर वर्ड आ जाएगा, यानी कि 3 पार्ट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं।
किसने जो है यांत्रिक परिकलक बोले को मैकेनिकल कैलकुलेटर पहली बार विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल, पास्कल एक लैंग्वेज भी है पर ब्लेज पास्कल एक साइंटिस्ट है, तो बी यहाँ पर राइट आंसर है। 1642 में ब्लेज पास्कल ने पहला ऑपरेशनल मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था जिसे पास्कलाइन डिवाइस कहा जाता है, और यह मशीन गियर्स और व्हील की मदद से एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकती थी। पास्कल ने इसे अपने पिता की टैक्स कलेक्शन की जो टेडीज है गणनाओं को आसान बनाने के लिए किया था। कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन की जो है उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए, शिफ्ट को तो बोला जाता है भाई मॉडिफायर की, और प्रिंट स्क्रीन को स्पेशल की बोलेंगे, पर यहाँ पे मॉडिफायर की नहीं है। फंक्शन की F1 से लेकर F12 होती है। नेविगेशन की बोले तो एरो की वगैरह हो जाती है। स्टैंडर्ड की यहाँ पे अल्फ़ाबेट की हो जाएगी। तो बची क्या? स्पेशल पर्पस। तो अभी की डेट में राइट आंसर यही मिलेगा, स्पेशल पर्पस। और शिफ्ट की बात करें तो ये मॉडिफायर की श्रेणी में आ जाती है, ठीक है, जो आपके काम को बदल देती है, ए को स्मॉल, स्मॉल को कैपिटल बनाने का काम कर लेती है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस फ्रेंच वैज्ञानिक या गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित किया गया था, जिसे अर्थमेटिक जो मशीन है उसके रूप में जाना जाता है? तो अर्थमेटिक मशीन के रूप में पास्कलाइन डिवाइस बोले तो अभी ब्लेज पास्कल की बात हो रही थी, तो पास्कलाइन डिवाइस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 1642 में इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट है सेल A1 में एक फॉर्मूला लगाया गया है, B2+4 दिया गया। यदि सेल A1 को कॉपी करके D4 में जो है पेस्ट किया जाता है तो डी का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसको लगा के देखना पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है। अगर हम ऑटो फिल करेंगे इक्वल टू B2+4, तो यहाँ पे हम कहाँ लगाने वाले हैं इसको? A1 में। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं B2+4। तो इस प्रकार से अगर देखें 4 तो आ ही रहा है, ठीक है, परंतु इसको कहाँ लगाने बोल रहे हैं? A1 को कॉपी करके हम D4 में पेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको कॉपी करें और D4 बोले तो यहाँ पर चलते हैं यहाँ, और D4 में हम पेस्ट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? E5 प्लस क्या हो जाएगा? E5+4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे राइट आंसर आपका E5+4 हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल करने के ऊपर है कि भाई आपको प्रैक्टिस समझ में आना चाहिए, जितनी भी प्रैक्टिस की उसके आधार पर ये क्वेश्चन हल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको पढ़ के। एंड्रॉयड एक तरह का क्या है भाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बोले तो एंड्रॉयड सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में ही आएगा जो कि मोबाइल में उपयोग किया जाता है, लाइनक्स बेस्ड। नेक्स्ट आप देखोगे इनमें से कौन जो है जावास्क्रिप्ट में प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है? जावास्क्रिप्ट में प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। तो देखिए बूलियन यहाँ पे है, अनडिफाइंड स्ट्रिंग है, पर ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिमिटिव के अंतर्गत नहीं आता। जैसे स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल, वाइट, बिग इंट बोला जाता है। तो बिग इंट मतलब ये सिंबल और बिग इंट आपके जो है एक ES6 वर्जन, मॉडर्न वर्जन, ES11 इनमें आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन प्रिमिटिव है, यानी कि रेफरेंस टाइप का है, ना कि प्रिमिटिव टाइप का है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? तो गूगल क्रोम ही वेब ब्राउज़र है भाई, और ओनली गूगल पूछा जाए तो सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एडोब फोटोशॉप भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ मीडिया प्लेयर भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में का एंटरटेनमेंट टूल के अंतर्गत आ जाता है, एसेसरीज टूल में। चलिए आगे देखें तो आपको मिल जाता है। नेक्स्ट आपको मिले निम्नलिखित में से कौन सा कैशलेस भुगतान का लाभ नहीं है? कैशलेस बोले तो बिना मतलब कैश के, आप बोल सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर वॉलेट के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से हो। तो यहाँ चोरी का जोखिम कम होना, देखिए चोरी का जोखिम कम होना तो लाभ है, तो यहाँ लाभ नहीं है बोल रहा है। लेन देन का आसान ट्रैकिंग, बिल्कुल सही। इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल। कैशलेस भुगतान करना है तो आपको ऑनलाइन होना बहुत ज़रूरी है, परंतु रिक्वायर्ड नो इंटरनेट, इंटरनेट नहीं रहेगा तो कैशलेस कैसे करोगे? बाकी सुविधा तो रहती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये आपका लाभ नहीं है कैशलेस का। कौन सा? ये इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट आप देखोगे MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से विकल्प द्वारा कौन से विकल्प द्वारा विंडो को दो भागों में बांटा जाता है? तो देखिए जब हम विंडो को व्यू में जाएंगे और विंडो में जाएंगे और स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे विंडो दो भागों में बढ़ जाएगी। जैसे एक्सेल में चलो और एक्सेल में चल के आप जाओगे कहाँ पे? व्यू के अंतर्गत, और व्यू के अंतर्गत जाके आप देखो विंडो में आप स्प्लिट करोगे तो विंडो आपके दो भागों में बढ़ जाएगी। देख रहे हैं आप? देखिए कहाँ से आपको विंडो अलग अलग भाग में आप लिख सकते हैं। यहाँ से स्क्रॉल अलग कर सकते हैं और यहाँ से स्क्रॉल अलग कर सकते हैं, देखिए। और फिर से आप स्प्लिट को बंद कर दोगे तो आपकी स्प्लिट विंडो फिर से वापस से जुड़ जाएगी। तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? व्यू में जाकर विंडो और स्प्लिट कर दोगे तो ये बंट जाएगी। उसके बाद डिफ़ॉल्ट रूप से MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका फाइल एक्सटेंशन होता है PPTX। क्या होता है? PPTX, मतलब यहाँ पर राइट आंसर C हो जाएगा।
और 2007 के बाद से ये एक्सटेंशन देखने को मिल जाता है। सामान्यतः एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो नेटवर्क है वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आप देखोगे एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए तो क्या किया जाता है, ये किया जाता है क्रॉस ओवर केबल, मतलब एक सिंगल केबल के माध्यम से ईथरनेट जो कनेक्शन उसमें हम जो है इसको जोड़ सकते हैं। तो स्विच या हब के बिना हम बात हो रही है, तो स्विच या हब के बिना हम सीधे ही एक कंप्यूटर के एनआईसी से दूसरे कंप्यूटर के एनआईसी को ईथरनेट केबल के माध्यम से जोड़ देते हैं, तो वो कहलाता है क्रॉस ओवर केबल। चलिए आगे देखें, एमएस वर्ड 2013 में सामान्य लाइन से ऊपर दिखाई देने वाले, मतलब सामान्य लाइन ये है और सामान्य लाइन से ऊपर दिखाई देने वाले को बोल देते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोला जाता है? सुपर स्क्रिप्ट। और सामान्य लाइन से नीचे दिखाई देने वाले को बोला जाता है सब स्क्रिप्ट। फुट नोट तो अलग हो जाता है, फुटिंग और जो फॉर्मेटिंग वो भी आपका फॉर्मेटिंग अलग हो जाती है। राइट, यहाँ पे देखें तो आपको देखने मिल जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो स्प्रेडशीट एक्सेल के अंतर्गत होती है, आउटलुक ईमेल क्लाइंट है, पावर पॉइंट पीपीटी है, पीपीटी बनाने के लिए, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद है सख्त समानता, बोले तो स्ट्रिक्ट इक्विलिटी ऑपरेटर। स्ट्रिक्ट जो है इक्विलिटी ऑपरेटर मतलब तुलना के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये तो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये आपका नॉर्मल इक्विलिटी ऑपरेटर है। मान लीजिए यहाँ 10 लिखा गया और डबल इक्वल लगा के हमने स्ट्रिंग के अंतर्गत 10 लिख दिए, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है, पर यहाँ पे डाटा टाइप चेक नहीं किया गया, सिर्फ वैल्यू चेक किया गया है। पर हम लगा देते हैं 10 और यहाँ पे इक्वल लगा दिए 3 और डबल कोट के अंदर हमने लिख दिए क्या? सिंगल कोट के अंदर 10, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्या? फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू तो सेम है पर डाटा टाइप सेम नहीं है। तो वैल्यू और डाटा दोनों को चेक करने के लिए स्ट्रिक्ट इक्विलिटी ऑपरेटर लगाया जाता है और यहाँ पे नॉर्मली चेक करने के लिए इक्विलिटी ऑपरेटर, बाकी नॉट इक्वल टू तो अलग हो गया। चलिए सी राइट आंसर है। वेब विशिष्टीकृत प्रोग्राम जो प्रयोगकर्ताओं को वेब पर सूचना खोजने में सहायता करते हैं, तो कौन से प्रोग्राम जो वेब पर सूचना को खोजेंगे भाई? तो ये सर्च इंजन है। सर्च इंजन बोले तो मुख्य रूप से गूगल है, याहू है, ठीक है, ये सब मिल जाते हैं, बिंग है। इसके बाद है ई कैश में क्या शामिल है? तो डिजिटल मुद्रा इसमें शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट इसमें शामिल है, इसके अलावा आपका ऑनलाइन भुगतान प्रणाली भी है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, डी आपका राइट आंसर है। जब कोई कंप्यूटर कोई कार्यक्रम बोले तो कोई फंक्शन को लोड करता है तो वो फंक्शन कहाँ रहता है? तो फंक्शन जब लोड होगा तो वो सिंपल सी बात है कहाँ होता है? रैम में। मतलब पहले तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है, फिर जो लोड होता है रनिंग मोड में कहाँ जाता है? रैम में जाता है, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका राइट आंसर है। ठीक है, रैम के दो भाग होते हैं मुख्य रूप से, रोम मतलब जो आपका रैंडम के दो भाग बोले तो एस रैम जिसमें कैश वॉप देखने को मिल जाती है, और डी रैम बोले तो फाइनली रैम इसमें मिल जाती है। नेक्स्ट आप देखोगे टेक्स्ट, जो टेक्स्ट लिया गया है उसमें लिस्ट लिया गया है, लिस्ट को एक प्रकार से यहाँ पे रख दिया गया है और पीस करके रख दिया गया है। तो पाइथन स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा? लिस्ट आप ऐसे थोड़ी देखोगे, लिस्ट आपकी ऐसे नहीं आती, लिस्ट आपकी आती है सिंगल कोट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट में आएगी और फिर पी आएगा सिंगल कोट में, कॉमा लगा के ई आएगा, फिर ए आएगा, सी आएगा और फिर ए आएगा। तो ये लिस्ट का सही प्रिंट क्रम है, मतलब ए यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एक डिजिटल संचार तंत्र में यदि आप ध्वनि प्रतिरक्षा बढ़ाना चाहते हैं तो खाली स्थान क्या करना पड़ेगा? ध्वनि प्रतिरक्षा बढ़ाना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा सिग्नल पावर। ठीक है, सिग्नल पावर बढ़ाने की आवश्यकता हो जाती है, सी यहाँ पे राइट आंसर है। सिग्नल टू नॉइस रेशो मतलब एसएनआर को बढ़ाना पड़ेगा नॉइस इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। किसी एरे के अंत में एलिमेंट जोड़ने के लिए किस मेथड का उपयोग किया जाता है? तो एरे के अंत में जोड़ने के लिए पुश मेथड का उपयोग किया जाता है, और अगर हटाना है तो उसके लिए पॉप लगता है। ठीक है, पॉप, पाप नहीं लगेगा, पॉप लगेगा। ठीक है, एयर पुश 4 लगाए तो यहाँ पे 4 ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है खालिस्तान नियमों का समूह है भाई, प्रोटोकॉल नियमों का समूह है, ए यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, जैसे HTTP, FTP, TCP, SMTP ये सब हमने डिटेल में पढ़ लिए हैं। MS वर्ड 2013 में टेक्स्ट अलाइनमेंट के संबंध में कौन सा कथन अमान्य है भाई? तो टेक्स्ट अलाइनमेंट 5 होते हैं, यही गलत हो गया क्योंकि टोटल मिलाकर 4 होते हैं। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट जो है आपके बाएं मार्जिन के लिए, फिर उसके बाद जस्टिफाई दोनों तरफ के लिए, कंट्रोल ई से सेंटर होता है। इसका मतलब राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जिसमें 4 प्रकार के हैं ना कि 5 प्रकार के हैं। यदि रो की संख्या 13 है और कॉलम की संख्या 17 है तो जो 2016 में जो टेबल है वो कितने होंगे भाई? सिंपल सी बात है, रो की संख्या 13 इंटू कॉलम की संख्या, दोनों को गुणा कर दो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 221। दोनों को गुणा करेंगे क्योंकि रो और कॉलम के काटने से ही क्या बनते? सेल बनते, तो दोनों को गुणा करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, बोले तो 221।
इसके बाद नेक्स्ट है पावर पॉइंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही एक्सटेंशन है, तो पीपीटी एक्स है जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, और साथ ही पीपीटी भी है, पुराने वर्जन के लिए पीपीटी और नए वर्जन के लिए पीपीटी एक्स, तो बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट में अक्षरों और संख्याओं के संयोजन का उपयोग क्या करके जो है क्या दर्शाते हैं, तो अक्षरों और संख्याओं के संयोजन का उपयोग करके क्या दर्शाते हैं भाई, ये दर्शाते हैं हम यहाँ पे सेल, और उसको क्या बोल देते हैं अक्षरों और संख्याओं को मिलाकर सेल एड्रेस, ठीक है, जो कि नेम बॉक्स में दिखाई देता है। अभी राइट आंसर आपका ए देखने को मिल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट शिष्टाचार नहीं है, मतलब नेट एटिकेट नहीं है या इंटरनेट शिष्टाचार नहीं है, तो संक्षिप्त रूपों का बुद्धिमानी से उपयोग, बोले तो जो मतलब एक प्रकार से गुड मॉर्निंग लिख रहा है तो जीएम लिखे हैं, तो इनको बुद्धिमानी से उपयोग कर लेना ताकि सामने वाला इसका गलत मीनिंग ना निकाले। दूसरों की गोपनीयता का सम्मान करे, बिल्कुल सही। आपत्तिजनक भाषा से बचना, ये भी सही, पर स्पैमिंग नहीं कर रहा है, स्पैमिंग यहाँ पे गलत है क्योंकि यही शिष्टाचार नहीं है। स्पैमिंग मतलब भर भर के मेल भेजना, भर भर के मैसेज भेजना किसी को ताकि सामने वाला परेशान हो जाए और आपको ब्लॉक कर दे, तो वो स्पैमिंग जैसा हो जाता है। जैसे रेड कलर का आता है कि नहीं ट्रू कॉलर में या फिर व्हाट्सअप में आप देखोगे स्पैम आपको देखने को मिल जाते हैं, तो डी यहाँ पे राइट आंसर है। मैसेज में हमने गुड डे लिखे, और यहाँ पे अगर देखें तो निम्नलिखित पाइथन स्टेटमेंट में एमएसजी का डाटा टाइप क्या होगा, तो भाई सिंपल सी बात स्ट्रिंग होगा, डबल कोट में लिखा गया है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी स्ट्रिंग। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा डीबीएमएस की उपयोगिता नहीं है, तो डीबीएमएस बैकअप लेना, डेटा लोडिंग, बिल्कुल, पर प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे नहीं होता, मतलब सी आपका राइट आंसर है। यहाँ पे डेटा बैकअप, डेटा लोडिंग, रिकवरी, सिक्योरिटी, ये सब है, प्रोसेस मतलब प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन डीबीएमएस के अंतर्गत यूटिलिटी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है एमएस वर्ड की कौन सी विशेषता किसी पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में पहले अक्षर को बड़ा करके सजावटी तत्व जोड़ने की सुविधा बनाती है, तो अगर मान लीजिए हमने लिखे हैं और एक अक्षर को बड़ा करके दिखाना है तो उसके लिए लिख देते हैं हम क्या, ड्रॉप कैप, क्या लिख देते हैं, ड्रॉप कैप, बोले तो बी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद विषम शब्द को चुनिए, तो एक्सेस है, यूनिक्स है, विंडोज़ है और विंडोज़, तो बोले तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस डॉस भी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सेस आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और यही राइट आंसर है क्योंकि अलग माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद है हम एमएस वर्ड में गणितीय समीकरण कैसे लिखते हैं, तो इक्वेशन से लिखेंगे, तो इंसर्ट टैब में जाएंगे, सिंबल ग्रुप में जाएंगे और इक्वेशन में जाएंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर मिल जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट देखिए कौन सा मेथड एरे के अंतिम एलिमेंट को हटाता है, तो भाई ये पॉप एलिमेंट है जो आपको देखने को मिल जाता है, मैंने पीछे भी आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखिए कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट के बीच में ईमेल सुविधा प्रदान कर लेता है, तो विभिन्न होस्ट के बीच में ईमेल सुविधा प्रदान करता है एसएमटीपी, मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ए राइट आंसर है। उसके बाद है स्लाइड शो में अगले हाइपरलिंक पर जाने के लिए हम क्या दबाते हैं, अगले हाइपरलिंक में जाने के लिए हम टैब की दबाते हैं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ई कॉमर्स लेन देन पूरा करने के बाद विक्रेता खरीदार को उनके लेन देन अनुभव का अवसर प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है, तो यहाँ पे रेट करना बोला जाता है, रिव्यू करने को बोला जाता है, शेयर, तो ऑल ऑफ द एबो यहाँ देखने को मिल जाता है। अनुभव एक्सपीरियंस आप इस हिसाब से बता सकते हैं, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। एक कंस्ट्रक्टर एक डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होता है, तो डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होता है क्योंकि कंस्ट्रक्टर एक प्रकार से क्लास के नाम से डिफाइन होता है और ऑटो इनिशलाइज हो जाता है, यानी कि यहाँ पे सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए संयुक्त संकेत में निहित आवृत्तियों की सीमा को क्या कहा जाता है, तो संयुक्त संकेत बोले तो एक प्रकार से जो कंपोजिट सिग्नल होते हैं उसमें निहित आवृत्ति जो फ्रिक्वेंसी है उसको हम बोल देते हैं बैंडविड्थ, जो हमने पहले भी देखे थे, बी आपका राइट आंसर है। उसके बाद असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में प्राइवेट की किसके द्वारा रखी जाती है, तो प्राइवेट की रखी जाती है रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और पब्लिक की सेंडर तरफ रखी जाती है असिमेट्रिक में। राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, जो आपका एक प्रकार से रिसीवर है उसकी तरफ रखी जाती है। पब्लिक की बोले तो सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट की केवल रिसीवर उपयोग कर लेगा। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है, भाई इफेक्ट है ना, अंडरलाइन है, फॉन्ट स्टाइल है, पर इंडेंटेशन पैराग्राफ के लिए उपयोग किया जाता है ना कि फॉर्मेटिंग के लिए, तो सी आपका राइट आंसर है। इंडेंटेशन कितने होते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित गलत है, बोले तो सीधे यूज़र, यह सीधे जो है यूज़र एंड मतलब एंड यूज़र या अन्य सॉफ्टवेयर को सेवाएं प्रदान करता है, यह सीधे कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट हो जाता है, और उसके बाद यह कंप्यूटर संचालन के लिए बुनियादी कार्यक्षमता प्रदान करता है। प्रिंटर ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि प्रिंटर ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो गलत यही होगा, मतलब डी आपका राइट आंसर है। उसके बाद EFTS का पूर्ण रूप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम, एक प्रकार से बोले तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम, बोले तो यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा ए राइट आंसर है, ठीक है।
इसके अलावा खालिस्तान एक वैश्विक संचार प्रणाली है जो हजारों व्यक्तिगत नेटवर्क को जोड़ती है और इसे नेटवर्क भी कहा जाता है। तो इसे बोल देते हैं इंटरनेट, जो कि WAN का एक प्रकार माना जाता है। चलिए, तो इस प्रकार हमने जो है कंप्लीट जो आपका 22 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है वो कवर किया। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, विस्तार से आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें। अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी आपको दिक्कत रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है।